बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे पीडीएम के मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से, जिसके लिए बड़े दावे किए गए। एक तरफ से अपोजिशन की जानिब से दावे थे, दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से दावे थे, और कोशिश यही की जा रही थी कि जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं उनको सच कर दिखाया जाए। अवाम की एक बड़ी तादाद पीडीएम के जलसे में शरीक हुई। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जी पुलिस राय के मुताबिक 4 से 5 हज़ार लोग हैं, और जलसे में कुछ खाली जगहें, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई जिसे अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, हुकूमत पर मुसलसल इस पीडीएम की तहरीक का प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस कदर इस प्रेशर को सस्टेन कर रही है, ये देखने वाली बात है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब ये कह चुके हैं पहले ही कि अगर पूरी अपोजिशन की जानिब से इस्तीफ़े दे भी दिए जाते हैं, तब भी जो हुकूमती पार्टी के अरकान रह जाते हैं, अगर वो अक्सरियत से, सिंपल मेजॉरिटी से कम भी होते हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई कोरम को पॉइंट आउट ना करे तो हुकूमत चलती रहेगी। यानी ये जो इस्तीफ़े की बात है, ये अपनी जगह कि एक इससे अखलाक़ी प्रेशर ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन इन इस्तीफ़ों का ये मतलब नहीं है कि हर सूरत में री इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, बल्कि जिन नशस्तों पे इस्तीफ़े दिए जाएंगे उन पर बाई इलेक्शन किए जा सकते हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर जिसके इंकिशाफ किया तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इंकिशाफ किया गया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी क़यादत को जमा करा दिया है। एक बड़ी ख़बर सिंध के हवाले से, क्योंकि सिंध में बरसर इक़्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला की जानिब से ये इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को जमा करा दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया आपका सर। एक तो आज चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने यौम शोदा भी मनाया और बहुत सादा तरीके से एक तकरीब जो है यौम शोदा की मनाई गई, तो इस पर जाहिर सी बात है एक ऐसा दिन जिसमें शोदा की कुर्बानियों को याद किया गया। तो सर पहले तो ये बता दीजिएगा कि पहले 3 मुख्तलिफ दिनों में ये यौम शोदा मनाया जाता था, अब इसे सिर्फ एक दिन पर मुहित कर दिया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मसला यह है कि एमक्यूएम हमेशा अपने उन साथियों को जिन्होंने इस हक परस्ती की राह में अपनी जानें कुर्बान की हैं उनको कभी नहीं भूलती। न सिर्फ उनको कि जो इस दुनिया से चले गए, बल्कि उनकी फैमिलीज को भी और उनके खानदान को भी, और हर बुरे और अच्छे वक्त में उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, चाहे हालात जैसे भी हों। तो ये मेरा ख्याल वाहिद एक ऐसी जमात है कि पहले शहीद से लेकर आज तक जो 25,000 शहादतों के सिलसिले हैं उनमें जो है उन साथियों को और उनकी फैमिलीज को नहीं भूली। और मेरा ख्याल ये है कि यही एमक्यूएम की कामयाबी की वजह भी है कि इस राह हक में शहीद होने वाले लोग जो हैं वो आज भी उन्हीं की कुर्बानियों को मरहून मिन्नत जाना जाता है। जो भी एमक्यूएम ने कामयाबियां हासिल की, आगे चल के जो भी कामयाबियां उसके मुकद्दर और नसीब में आएंगी। और बाकी जहां तक रही इस बात का ताल्लुक के अपने अपने हिसाब से कुछ लोग जो है वो यौम शहादत, यौम शुहदा का एक दिन मनाते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि हर आदमी की अपनी एक सोच होती है कि जिस पर वो कारबंद रहकर अपनी चीजों को चलाना चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज का दिन का इंतखाब जो एमक्यूएम ने किया है वो इसलिए किया है कि ये दिन जो है इसमें पाकिस्तान की सालमियत पर भी हमला किया गया था। इसमें पाकिस्तान पे एक वजूद का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के मेमारान मुस्तकबिल है, उनके ऊपर हमला किया गया था एक दहशत गर्दाना तंजीम की जानिब से। और दूसरा इसमें इस दिन का एक बड़ा पहलू ये भी है कि जब एमक्यूएम अपने वजूद में आ रही थी तो एक साजिश के तहत जो है कराची, कस्बा अलीगढ़ में जो है एक मासूम नियत्ते लोगों को रात को सोते वक्त जो है उनके ऊपर एक शबखून मारा गया था और सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया गया था और उनके घरों को जला दिया गया था। तो मैं कहता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा सानिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये भी। और तो ये तमाम चीजें जो है अब उन सानिहात को देखते हुए
आज का दिन ये इंतखाब किया कि जिसमें तमाम जितने भी शुहदा बड़े बड़े शहादत के वाकयात थे वो सब इसमें कवर हो रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे अपने लोग, हमारे अपने मुस्तकबिल। और उसके बाद 2 दिन बाद जो है सबूत है ढाका का भी था, लेकिन बहरहाल ठीक है कि ये जो है ना, ये एमक्यूएम ने इस दिन का इंतखाब किया और अपने शुहदाओं को याद किया और उनकी फैमिलीज को बुलाया और हमेशा याद रखा जाता है। अच्छा सर, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आपसे पीडीएम के हवाले से, और बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली आपसे जानेंगे कि सर क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये मूवमेंट चलाई जा रही है और अगर पीडीएम की जानिब से इस्तीफ़े जो हैं वो जमा कराए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं सर हुकूमत पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, ये इफ्तिखार जो है ना, ये भी एमक्यूएम के नसीब और एमक्यूएम के मुकद्दर में आया है कि अगर इस्तीफे देने की बात हुई तो 1992 में ये एमक्यूएम वाही जमात थी कि जिसके तमाम एमएनएज ने, तमाम एमपीएज ने अपने इस्तीफे जो है वो दिए थे और फिर वापस नहीं लिए थे। ये इफ्तिखार जो है पाकिस्तान की तारीख में एमक्यूएम को जाता है। अच्छा, दूसरी सूरत ये ले ले कि अगर एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो फिर एमक्यूएम ने इलेक्शन का भरपूर बाइकआउट किया, ये भी एमक्यूएम के मुकद्दर और नसीब में जाती है चीज। ये देखिए, ये भानुमती का कुनबा है, ये बज़ाहिर 11 जमातें हैं और मैं कहता हूं कि आइए, अगर आपने इस चीज का ऐलान किया है तो आइए आज आप एक नई तारीख रकम कीजिए कि हम भी ये देखें कि अगर आप जमहूरियत के लिए और जमहूर के लिए अगर आपकी ये जद्दोजहद है तो हम देखना चाहते हैं कि आप जो है आप किस तरह से इस्तीफे देते हैं और किस तरह से अपनी जमहूरी जद्दोजहद को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन जनाब, जिस जगह महमूद उचकजई जैसा आदमी खड़ा हुआ हो तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जानती है। आज का मीडिया जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से बहुत आगे है, लोग बाशऊर हैं। उसामा भाई, महमूद उचकजई है महमूद अचकजई? महमूद उचकजई मेरी जबान से निकलता ही नहीं। जो पाकिस्तान का मुखालिफ हो, नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की मुखालफत में ही उसने नस्लन काम किया हो, तो मैं उस शख्स को मुहिब्बे वतन कैसे समझ सकता हूँ? तो जिस जमात में ऐसे लोग हों और दूसरी तरफ जो है मोहसिन दावड़ हो, अली वजीर हो, तो ये मेरा ख्याल ये है कि मेरी कौम सलामती के इदारों के लिए इदारों पर एक हमला है। इनका किसी जगह खड़ा होना कि जो बरमला जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बात करने वाले लोग हों और फिर मुहिब्बे वतन जमात बने मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, और मैं और नून भी, और मैं तो पीपल्स पार्टी को तो जो है मुहिब्बे वतन समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि उस पार्टी ने तो इस मुल्क को दौलत किया सिर्फ अपने जाती अना और जाती मफाद के लिए। अब जो है, अब ये मजीद जो है, और इनमें इतना दम नहीं है, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, इनमें इतना दम नहीं है कि ये जो है ये अगर इनकी जमहूरी जद्दोजहद होती तो ये जो है फरवरी का टाइम देने के बजाय आज अपने इस्तीफे असेंबली में देते और जो है जमहूरी जद्दोजहद में जो चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, भट्टी से गुजर कर कुंदन बनना पड़ता है, तो इन्हें गुजरना चाहिए था। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इनमें से कोई जमात ऐसी नहीं है कि वो जो है अपने इस्तीफे कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के स्पीकर्स को देगी। उसामा भाई, क्या समझते हैं जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था, न्यूट्रल रह के अगर बात की जाए तो क्या उतना ही फ्लॉप था जितना हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है? देखिए, हुकूमत का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पर आश्कार हो गई है ये चीज, और अब अपोजिशन के ऊपर भी आश्कार हो गई है कि पाकिस्तान के लोग समझदार हैं। उस बयानी के ऊपर कि जहां बेटी जो है अपने बाप को और अपने करप्शन को बचाने के लिए, और एक वो बेटा जो है जो अपने बाप की करप्शन और अपने माँ के कातिल को बचाने के लिए जो है खुद मैदान में आ जाए, तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। इनका मकसद जो है लोगों को कोई फलाह पहुंचाना, कोई उनके लिए काम करना, कोई उनके लिए नेक नियति से कोई चीजें करना, ये मकसद नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को बचाना है, अपनी दौलत को बचाना है और पाकिस्तान के अवाम को इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए सियासी जमातें जमहूर और जमहूरियत का नारा लगाती हैं, तो मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है लोगों के लिए। ये बात अलग है कि अगर हम उठाकर देखें पाकिस्तान की तारीख को, तो गुज़िश्ता
10 सालों के दौरान जितना इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के खजानों को, इस मुल्क की दौलत को इन दोनों जमातों ने लूटा है, उसकी नजीर नहीं मिलती है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस पर 18वीं तरमीम जो है उसको करने के बाद इन्होंने अपनी अपनी एक टोलियां बना ली हैं कि ये किसी भी सूरत जो है अपनी वो बादशाह जिसका इन्हें होता है, चाहे छोटी जगह पर हो या बड़ी हुक्मरानी हो, उन्हें वो चाहिए। तो ये जो है ये किसी भी सूरत जो है ये अपने उस अंदाजे फिक्र को न तब्दील कर सकती है, क्योंकि इन्हें जो है गुलामों की फौज चाहिए। और सिंध का वडेरा, सिंध का जागीरदार, सिंध का सियासतदान उसे गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, फकीर दर फकीर दर फकीर दर फकीर ये चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको इनके सॉरी जी उसामा भाई आप बोला जी, मैं यही कह रहा था कि इन्हें गुलामों की फौज चाहिए थी इन्हें, और वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी हुई है, क्योंकि सिंध के अवाम जो है वो गुलामी से निकलना नहीं चाहते, ना निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मुकद्दर और अपना नसीब इसको जान लिया है। तो लिहाजा खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जिनमें इतना दम ना हो कि वो जो है अपने हक और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे हाकिम है वैसी हुक्मरान और वैसी रईयत है। अच्छा उसामा कादरी साहब देखिए, अगर जमहूरी हुकूमतों को देखा जाए या जमहूरियत पर नजर डाली जाए तो सर ये जो सबका हक है ना, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, या अगर मैं MQM की बात करूं 1990 में कॉप का जलसा कराची के मज़ार कायद पे किया गया सर, इससे ज्यादा पार्टियां थीं और नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के ये जलसा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या महाजर कौमी मूवमेंट उस वक्त की उसने किया था सर। अपोजिशन का जलसा था, हुकूमत गिराने के लिए किया गया सर। उस जमाने में वो ठीक था, आज ये किया जा रहा है तो गलत है। नहीं, बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। उस वक्त जो है उस वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के लिए और पाकिस्तान जमहूर को बचाने के लिए किया गया था। आज के जो जलसे हैं इसमें मुझे बता दीजिए कि मां सिवाय अपने कौमी सलामती के इदारों के ऊपर उंगली उठाने के, उनको उनकी तस्लील करने के और अपने खानदानी करप्शन को बचाने के अलावा और कौन सा बयानिया इसमें आपको नजर आता है? देखिए दोनों अदवार की जुलूस और जलसों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक उस वक्त के जलसे जो है वो अवामी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए निकाले जा रहे थे और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। और ये जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो है ये सिर्फ एक ऐसी मंजिल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि जहां पर इनके ऊपर उठने वाली उंगलियां और जो अब तक इन्होंने करप्शन के जरिए जो दौलत कमाई है, जिसका हिसाब मैं तो ये कहता हूं कि चले इमरान खान उसको वापस ले सके या ना ले सके, लेकिन कम से कम उसने उन लोगों को चोट मारी है जो अपने आप को बरी जिम्मा समझते थे कि कोई शख्स उनके ऊपर उंगली उठा सकता है, कोई शख्स इन लोगों को जेलों में डाल सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं, हुकूमती नुमाइंदों के साथ भी, हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर भी ये इतना बड़ा इल्जाम और इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए इसके लिए कि जिसने इस मुल्क की दरारों को खोखला किया हो, इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की हो, करप्शन के जरिए इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की हो, उसकी सजा से वो बच नहीं सकता, और उसमें हुकूमती नुमाइंदा हो या हुकूमती इत्तेहादी जमात के अरकान हो। उसामा कादरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जितनी जमातें जो बरसर इख्तिदार रही हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो उन सब के साथ इख्तिदार में शामिल जरूर रही है वक्तन फ़वक्तन, कभी एक टेन्योर, कभी 2 टेन्योर्स में। सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप इलाकी यानी इत्तेहादी जमात हैं, आप क्या समझते हैं क्या PTI की हुकूमत का जो तरीक़ाकार है या तर्ज हुकूमत है पिछली हुकूमतों से बेहतर? देखिए मैं ये तो कहूंगा कि वो जो है मेरे ख्याल बेहतर तो नहीं, लेकिन मुल्क की इस सूरत हाल को जो इस वक्त अवाम महसूस कर रही है और सफर कर रही है, वो जो है वो 10 साल की उनकी कारस्तानियों की वजह से आज इस नहज पर यह मुल्क भी खड़ा है और अपने पैरों पर शायद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बात जो है मसाइल ऐसे भी हैं कि जहां पर वो चाहते हुए भी जो है MQM के साथ उतना अच्छा रवैया, उतना अच्छा सलूक इस शहर के साथ, लेकिन
इसके साथ साथ हमें एक चीज ये भी महसूस करनी चाहिए, और हमें मालूम है कि ये जो है इनका अपना अपना ये है कि कराची शहर को तरक्की करते रहना चाहिए, कराची शहर के लिए काम होना चाहिए, कराची शहर के लोगों को वो उसूल जिंदगी जो एक आम शहरी को पाकिस्तान के इलाकों में जो हुकूक हासिल है वो मिलने चाहिए कि जो यहाँ पर गसब किए हुए हैं। कम से कम वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और पीटीआई अगर इस वक्त कुछ काम नहीं कर पाई, लेकिन हमें फिर से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर उसको हालात साजगार हुए और इन मामलात से निजात मिली, मुल्क दुश्मनों के इस बयानिए से और इस रवैये से बाहर निकले, तो इंशाल्लाह कराची शहर भी तरक्की करेगा, कराची शहर के लोग भी तरक्की करेंगे। और इसी उम्मीद के ऊपर देखिए, अब अगर हमने इनको दो दफा हुकूमतों में भेजा, दोनों हुकूमतों को साथ हमने मुआहदे किए और इनको जो है हमने असेंबली में भेजा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इन्होंने हमेशा धोखा दिया। लेकिन आज मुझे ये बरमला ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि इस जमात से कराची शहर के लोगों को अच्छी तवक्कुआत हैं। लेकिन अगर ये साजिशी किरदार जो है साजिशों को बंद नहीं करते, अभी वो नौजायदा हुकूमत है, नौजायदा जमात है और उसने अभी अभी इक़्तिदार हासिल की है, शायद वो भी इनके उन पैतरों को ना समझ पाए, उन मामलात को ना चला पाए कि जिस तरह चलाना चाहिए उनको भी ना। तो ये सूरत जो है, ये सूरत थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, लेकिन अच्छी तवक्कुआत आज भी हमें जो है पीटीआई से ही रखनी चाहिए और हमने रखी हुई। उसामा काजी साहब, बाकी तमाम चीजों को छोड़ दें, सिर्फ दो नुकात अगर देख लें, मर्दमशुमारी और कोटा सिस्टम, क्या कहेंगे सर आप? 2.5 साल हुकूमत को होने को आ रहा है और सेंसस के रिजल्ट, बल्दियाती इंतखाबात अपनी जगह, कोटा सिस्टम फिर से, सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अब इस कोटा सिस्टम पर, खुसूसन सिंध कोटा सिस्टम के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। पहले हम ये समझते थे कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर ये खत्म नहीं होता है तो इस पर मनोन ऐसे ही अमल होना चाहिए। और गुज़िश्ता अदवार में जो कुछ ज्यादतियां की गई हैं कराची शहर के साथ, सिंध की अंदरूनी सिंध की वडेरा शाही हुकूमत ने, उस वडेरा शाही हुकूमत को के उन इक़दामात के ऊपर रिजर्वेशन है एमक्यूएम की भी और कराची शहर के लोगों की भी, और ये मुकदमा अदालतों में गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वहां से फैसले आएंगे। तो जो इन्होंने कराची के साथ ज्यादती की है अंदरूनी सिंध की हुकूमत है, वो जो है उसका अदाला होगा। और ये जो कई लाख मुलाजमतें जो है वो इस कराची के बच्चों का हक मार कर जो दी गई है इधर उधर अंदरूनी सिंध के भावुओं को, तो वो जो है वो उनसे लेकर कराची के बच्चों को दी जाएगी और इन तमाम लोगों को उधर ही शिफ्ट किया जाएगा। जहाँ तक मर्दमशुमारी का मामला है, और तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वो कि हमारी एक शिक ये भी थी कि 5% मर्दमशुमारी को जो है दोबारा करके उसको जो है बताया जाए और देखा जाए। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार पेशरफ बहुत जल्द बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से और कोरोना के फैलाव के हवाले से। गुज़िश्ता 2 दिन से कराची में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है और अब जो है कराची में ख़ास तौर पे मौसम सर्द और खुश्क देखा जा रहा है। इस सर्द मौसम के साथ ही साथ कुछ लोगों में हल्की फुल्की खांसी, फ्लू, नॉर्मल वायरसेस, ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या कोरोना के केसेस में भी इजाफा हो रहा है सर्द मौसम में, और जो एक दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, तो क्या ये लहर अगर हम हिफाजत से अबूर कर जाते हैं तो क्या फिर आने वाले दिन हमारे लिए खुशगवार हो जाएंगे या फिर भी हम पे कोई तलवार लटकी रहेगी? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मतलब अगर जनरली मैं आपसे पूछूं तो इस वक्त कोरोना के स्प्रेड की क्या पोजीशन है हमारे मुल्क पाकिस्तान में?
देखिए इस वक्त डेफिनेटली कोरोना के केसेस जो हैं वो पॉजिटिव जो बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है और नॉट ओनली के पॉजिटिविटी बढ़ रही है बल्कि जो केसेस इस दफा पॉजिटिव जो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं वो ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और उनके अंदर वेरियस अदर जो है वो चीजें नजर आ रही हैं जो पहले नहीं नजर आ रही थी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो सर्दी की लहर है जो पूरे मुल्क में उमूमी तौर पे और ख़ास तौर पे कराची में भी अब कहा यह जा रहा है कि कल और परसों में सर्दी की एक शदीद लहर जो है वो आ सकती है, सर क्या ये सर्दी की लहर कोरोना की लहर को अफेक्ट कर सकती है या उसे मजीद शदीद कर सकती है? हाँ जी, देखिए सर्दियों में जो है ये बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि सर्दियों में ज़ाहिर है कि लोग घर में होते हैं, दरवाजे खिड़कियां वगैरह बंद रखते हैं कि बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर ना आए, तो वो जो है वो सब चीज़ें बंद होने की वजह से और क्रॉस वेंटिलेशन ना होने की वजह से जिनका इम्यून सिस्टम भले स्ट्रांग भी हो लेकिन वो जरासीम अंदर जमा होते रहते हैं और वो इतना बढ़ जाते हैं कि वो जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है उन पर भी अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये देखी गई है कि सर्दियों के अंदर जो है ये वायरल डिजीज सारी की सारी बढ़ जाती हैं, इसलिए सर्दियों में फ्लू शॉट्स भी लगाए जाते हैं सर्दी आने से पहले कि वो वायरल डिजीज से बचा जाए। तीसरी चीज ये आती है कि सर्दियों में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो पेरिफेरी की होती हैं, नाक के अंदर की भी या तो वो जो है वो सिकुड़ जाती हैं कि बॉडी हीट को अंदर रखा जाए। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है और लेकिन उसकी वजह से जो वहाँ की सर्फेसेज हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इन्फेक्शन से प्रोन हो जाती हैं। तो सर्दियों में हमेशा वायरल कंडीशंस बढ़ती हैं और कोविड भी जो है वो ज़ाहिर है कि उस वजह से भी बढ़ेगा। लेकिन एक और वजह खास तौर पे ये है कि जो फ्लाइट्स पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनका जो है वो कोविड टेस्ट होता है और वो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे भी और बाहर भी जो मुस्तनिद लैब जो हैं वो टेस्ट करती हैं, फिर वो रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और वहाँ पे भी चेकिंग होती है। अलबत्ता बाहर से जो फ्लाइट्स पाकिस्तान आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से चेक नहीं करी जा रही और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि बाहर के जो वेरियस वायरसेस जो म्यूटेट हुए कोविड के थे जो ज़्यादा डेंजरस थे, पाकिस्तान में जो वायरस था वो भी बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है पाकिस्तान और वो भी फैल रहे हैं। अच्छा सर, जो आम खांसी नज़ला या ज़ुकाम के जो पेशेंट्स होते हैं क्या वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, यानी वो ज़्यादा मुतासर होने के उनमें तनासब होता है कोरोना का, या उनकी शरह भी वही है जैसे एक आम सेहतमंद इंसान है वो, या अगर किसी को फ्लू ज़ुकाम या गले ख़राब होते हैं तो दोनों की सर इन्फेक्टिविटी की परसेंटेज क्या होगी? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बिल्कुल देखें, जिसको भी नज़ला जुकाम खांसी रह रहा है, चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, वो बेसिकली इसलिए रहता है कि वो उनके अंदर इन्फेक्शन एक लगी हुई होती है और प्राइमरीली वो इन्फेक्शन क्यों लगती है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो इन्फेक्शन लगती है, जब वो इन्फेक्शन लगती है तो इम्यूनिटी और कम हो जाती है। इसलिए हमने ये देखा है कि वायरल कंडीशंस के अंदर जो है वो कुछ अर्से रहने के बाद इम्यूनिटी अगर रिकवर ना करे तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन लग जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं डेफिनेटली ज़ाहिर उनके अंदर इम्यूनिटी भी कम है और दूसरा जरासीम भी है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको इन्फेक्शन लग जाए कोविड की और ज़्यादा मुहल्लिक भी होने के चांसेस हैं। एक और चीज़ ज़रूर ये है कि अगर कोई डायबिटीज़ है, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एज़मा का पेशेंट है, या इवन मैं आपको बताऊं कि अगर दांतों में गम में इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हुई है, कोई भी बॉडी का प्रॉब्लम है, उसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि प्लीज उसका इलाज कराएं मुस्तनिद डॉक्टर से जाके। कोई भी बॉडी की प्रॉब्लम आप भले छोटी समझते हो लेकिन वो इम्यूनिटी को डाउन करती है और कोविड का अटैक उसमें ज्यादा बढ़ सकता है। सिवाय सिर्फ एज रिलेटेड नहीं है, कम एज के अंदर भी ये देखा जा रहा है, बल्कि अब जो ये नए वायरसेस और जो नई जो सेकंड लहर आई हुई है एक तरह से जो कही जा रही है, उसके अंदर यंगर एज ग्रुप कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। एक चीज मैं जरूर बताता चलूं कि पहले जब लहर आई थी तो लंग्स की बात होती थी कि लंग्स में चैलेंज है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बीच में हमें सबको पता चल गया था कि डायरिया या पेट का में दर्द होना भी कोविड की एक अलामत है जो नजर आ रही है। लेकिन अब साथ साथ दूसरी अलामत भी जो है ना वो भी कोविड में नजर आ रही हैं। कोविड के अंदर के पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको दिल के मसाइल हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है या उनके अंदर कार्डियक फेलियर हो जाता है।
ये एक रिसेप्टर है जो लंग्स पे होता था, ACE2 रिसेप्टर, एस रिसेप्टर 2, जिसकी वजह से ये जो जरासीम है वो अटैक लंग्स पे अटैच होता है और चाबी और ताले वाला किस्सा है और वो एंटर हो जाता है। लेकिन ये रिसेप्टर्स जो है हम देखे गए हैं कि ये जो है दिल में भी मौजूद है। इसकी तरह फिर ये जो है ब्लड वेसल्स को, रगों को भी डैमेज करता है और वहाँ पे क्लॉटिंग करता है, और वो क्लॉट से जो है वो जो बाहर की उंगलियों की या जो हाथ की उंगलियां हो या पैर की हो, वहाँ पे जाके छोटे छोटे क्लॉट्स बना के पेरिफेरीज को जो है ब्लड सप्लाई को रोकता है, जहाँ पे उनकी रैश बॉडी में ओवरऑल भी रैशेज होते हैं और वहाँ पे वो थोड़ा सा डैमेज करना शुरू करता है। और यही क्लॉट अगर ब्रेन की तरफ भी जाए तो ये स्ट्रोक कॉज करता है। और ये स्ट्रोक के पेशेंट जो इंतकाल हुआ है या जिनका आधा स्ट्रोक हुआ है वो इंतकाल नहीं हुआ, पैरालाइज हुए हैं, उनमें भी देखा गया है कि कोविड पॉजिटिव आया है। तो ये बेसिकली जहन की जो हमारी ब्रेन के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये लंग्स के अलावा दिल पे, रगों में। और इसके बाद एक होता है इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म देखा गया है कि कभी कभार बॉडी जो है वो इस वायरस से, किसी भी जो बॉडी में एक एनिमी आता है उससे बचने के लिए वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है असूलन तो, लेकिन कभी ये वायरस इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव सिस्टम लगा देता है, इतनी ज्यादा वॉर कर देता है, बम्बार्डमेंट होने लगती है कि नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं और लिवर और किडनी फेलियर्स भी इसमें देखे जा। तो ये जो बीमारी है ये बड़ी यूनिक सी है, इसकी काफी चीजें पता चलती जा रही हैं। जाहिर है कि हम सब डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि तशखीस भी जल्दी हो जाए और इसमें इलाज के हिसाब से जो चीजें हो सके, लेकिन सबसे बेहतर इलाज जो है वो इसका कि प्रोटेक्शन की जाए और इसको सीरियसली लिया जाए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि यानी बच्चों में ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता, यानी बच्चों को शायद इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में सर बच्चों की इन्फेक्टिविटी की क्या शरह है, यानी क्या बच्चे मुतासर हो रहे हैं कोरोना वायरस से? क्योंकि अक्सर हम ये भी देख रहे हैं आजकल के बाज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पे बच्चों के हवाले से केयर नहीं की जाती। लोग समझते हैं कि ये चूँकि ज़्यादातर ये कोविड का मर्ज जो है ये बड़े लोगों को या मुअम्मर लोगों को हो रहा है। तो सर इस हवाले से मैं चाहूँगा लोगों की जनरल अवेयरनेस के लिए मुझे बताइएगा कि बच्चे कितने मुतासर हो सकते हैं कोरोना वायरस से? देखिए बच्चे बहुत, आपने फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, मैं हैरान हूँ कि ये लोग ये समझ रहे हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है कि लोग ये समझते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में आता है कि लोग ये कैसे समझते हैं, मतलब कहाँ से कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है उन लोगों की या ट्रेनिंग है या उन्होंने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से ये सुना है कि बच्चों को आप कुछ भी ले जाएं, बाहर ले जाएं और उनको घुमाते फिरें और उनको कोविड पॉजिटिव लोगों में घुमाएं और उनको कुछ नहीं होगा। ये सरप्राइजिंग है। ये मैं समझता हूँ, अफसोस के साथ कहूँगा कि जहालत है बहुत बड़ी। बच्चों में डेफिनेटली ये इन्फेक्शन होती है और मैं समझता हूँ, देखिए दो तरह की इन्फेक्शन होती हैं। एक होती है एसिम्प्टोमेटिक जिसके असरात नहीं होते लेकिन बच्चा इन्फेक्टेड होता है, और एक होता है सिम्प्टोमेटिक जिसमें उसके असरात होते हैं, बल्कि एक कवासाकी सिंड्रोम है। खैर उसकी डिटेल्स बताना मुनासिब नहीं है। क्लस्टर ऑफ बीमारियां होती हैं, यानी बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं, बच्चों में देखी जाती हैं। लेकिन जो बच्चे जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या यंग एडल्ट, ये भी बड़े इन्फेक्टेड होते हैं और गाइडलाइंस चेंज होती रही WHO की भी, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आई। और इसमें जो ये कंफर्म बात है कि जो जिनके अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते या उनके खांसी, नज़ला, जुकाम, बॉडी दर्द, कमजोरी वगैरह नहीं भी हो, वो भी जरासीम इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और लोगों को फैला रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम समझते हैं कि बच्चे जो हैं उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं है तो हम वो बड़ों के साथ भी खेलेंगे, सबके साथ घूमेंगे और वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बन जाते हैं। बाहर के मुल्कों में, डेवलप मुल्कों के अंदर, ममालिक के अंदर अगर घर में एक भी बंदा पॉजिटिव आ जाता है तो बाकी लोगों को अगर कोई भी अलामात नहीं भी हैं वो भी आइसोलेशन में चले जाते हैं 10 दिन के लिए, कि जो है वो चांसेस ये होते हैं अगर टेस्ट नहीं करवाया किसी वजह से तो वो भी आइसोलेशन में जाते हैं, क्योंकि वो भी सब सब्जेक्टिव होते हैं कि उनके अंदर ये इन्फेक्शन होगी। तो बेसिकली जो है मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन गया है जिससे गलत इंफॉर्मेशन के ग्रेजुएट्स बन रहे हैं और वो एक दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन हर चीज की स्पेशलिटी होनी चाहिए। ये जरासीम, ये वायरस जो है दुनिया को हिला के रख दिया है। इतनी अमवात हो रही हैं, ये अमेरिका में हजारों अमवात एक दिन में हो रही हैं, जो कि एक डेवलप कंट्री है जहाँ पे सारी रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम कराची की बात करें खास तौर पे, तो एक्सपो सेंटर जैसा इदारा जो कि फ्री इलाज कर रहा है और वेंटिलेटर्स और बाईपैप और सारी चीजें दे रहा है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन 75% से ऊपर भर गया है। और इसका इलाज इतना महंगा है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे वो अच्छा काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है
कि इंसान की सकत नहीं है कि 40,000 से 1.5-2 लाख पर डे जो है वो उसको हैंडल कर सके और उसको संभाल सके। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बीमारी की अलामात और ये वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी शक्ल चेंज करता चला जा रहा है और ये जो है इसकी जो असरात और इसकी बॉडी में जो इफेक्ट है। और एक और चीज बताता चलूँ आपके प्रोग्राम से, ये अभी तक बात नहीं हुई है कि एक बीमारी के दौरान अलामात होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, अगर मतलब बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा जरासीम है जो कि ठीक होने के बाद लोगों को 2 या 3 हफ्ते के बाद भी अलामात जो है, कुछ नई अलामात और कुछ पुरानी अलामात दोबारा आके डिलेड चलती रहती हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो असर कर रही हैं। और ये जो पोस्ट कोविड जो पोस्ट कोविड यानी कोविड खत्म होने के बाद PCR से नेगेटिव आने के बाद में भी उनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करती है। मैं खुद ऐसे पेशेंट्स देख रहा हूँ जो कि जिनके अंदर अभी तक लंग्स में इनफेक्ट वो जो है स्वेलिंग हुई हुई है और वो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ऑक्सीजन कमी हो रही है, जबकि वो PCR नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये भी बहुत सारी डेथ भी हो चुकी हैं इस वजह से, जबकि वो PCR नेगेटिव थे, वो कोविड नेगेटिव थे, कोविड की बीमारी खत्म हो गई थी, लेकिन वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस उस बॉडी के अंदर छोड़ गई है। सर आपसे ये भी डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि एक कोरोना के मरीज का जो आम तौर पे उमूमी, क्योंकि देखिए सर जनरल फिजिशियंस जो हैं वो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं किसी भी मरीज से जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिक्स में और दूसरी जगहों पे। सर क्या डॉक्टर्स को ये नॉलेज है कि इस डिजीज ये जो कोरोना का जो मर्ज है इसे मॉनिटर करने के कुछ खास मार्कर्स मौजूद हैं? चूंकि आप एक लैब के सरबराह भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कितने % डॉक्टर्स जो हैं वो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन लेवल या LDH ये टेस्ट जो हैं ये करा रहे होते हैं किसी भी सीवियर पेशेंट्स की जिसकी बीमारी की के प्रोग्रेस को हमें जज करना हो? देखिए, आप क्योंकि एक पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल डॉक्टर भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एंकर भी हैं, ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत ही पते की बात है। मैं समझता हूँ अगर आप मुझसे रफ एक एस्टीमेट लें तो मैं समझता हूँ 10% से ज्यादा भी नहीं होंगे। और आप इलाज जो है समझे 100% अगर कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं। इस वजह से सिचुएशन ये आती है कि हमें एक्सपर्ट, जो लोग इसके एक्सपर्टीज है उनके पास जाना चाहिए। और सेकंड चीज ये कि ये टेस्टों के बारे में पता भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और ऐसे जो भी इदारे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पे डॉक्टर्स की रिफ्रेशर कोर्सेज होते जाएं, मैंडेटरी सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स और कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स उनको अटेंड करने हो। आपको पता है अमेरिका के अंदर और जितने भी बाहर की जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें 5 साल 10 साल में जब भी लाइसेंस रिन्यू होता है तो भले एग्जाम ना होता हो, लेकिन उनको ये शो करना होता है कि उन्होंने कितने क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज अटेंड किए हैं जो मैंडेटरी होते हैं, वरना लाइसेंस रिन्यू होगा। मेडिसिन इतनी फास्ट पेस पे तरक्की कर रही है, इवन इस बीमारी के अंदर कितनी फास्ट पेस हुआ। एक जमाना वो था कि जब दफन करते थे तो वो भी एक मुश्किल हो गई थी कि उसको रैप किया जाएगा और देखने नहीं दिया जाएगा, और वहां से 6-7 महीने में इतनी फास्ट हुई। वैक्सीनेशन आने वाली हैं और बेजहात वैक्सीनेशन एक किस्म की नहीं है, बहुत किस्मों की अकसाम की हैं। तो ये इतनी फास्ट मेडिसिन डेवलप हो रही है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, और उसमें जो है ये इनको एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है कि मैंडेटरी उनको डिफरेंट सेक्शंस की अपडेट्स उनकी होती रहें। ईसा लैब हमेशा कोशिश करती है कि CME प्रोग्राम्स करे, लेकिन आपका ये सवाल बहुत करेक्ट है क्योंकि इन द एंड सफर कौन करेगा? पेशेंट्स करेगा। अगर डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जाहिर है कि वो उसको अप्लाई नहीं करेगा। देखिए इंसान के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आपने नाम दिए बताए उन्हीं से पता चल सकता है, और भी कुछ और टेस्ट भी हैं जो उसके सेकंड लेवल पे आते हैं और उनकी मॉनिटरिंग से ही पता चलता है कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है। इस वक्त सिर्फ एक ही टेस्ट है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव कोविड टेस्ट बाय PCR, जो कि जाहिर एक मुस्तनिद टेस्ट है, बस दैट इज इट। बट जब पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना, वो इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, जो दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कब स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है, कब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, कब प्लेटलेट इनहिबिटर्स इस्तेमाल करने, ये टेस्टों को, और उसके बाद वो ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल हो रहे। पता चला इतने ज्यादा प्लेटलेट्स को रोकने के लिए और क्लॉटिंग को रोकने के लिए एजेंट्स दे दिए जाएं कि बंदे के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। तो सर बिल्कुल जैसे डी डाइमर का टेस्ट है, ये आपका इंडेक्स बता देता है कि कहां तक आपकी जो है ना क्लॉटिंग हो रही है।
जी, सी रिएक्टिव बिल्कुल प्रोटीन्स हैं जो आपकी इन्फेक्टिविटी बता देते हैं कि बॉडी में किस कदर इन्फेक्शन है, या इसी तरीके से दूसरे टेस्ट में। सर ये आप अपने प्लेटफॉर्म से क्यों कोई रिफ्रेशर कोर्स क्यों नहीं करते डॉक्टर्स के लिए, ताकि उनको भी इस हवाले से ट्रेनिंग दी जा सके कि किसी भी पेशेंट की डायग्नोस्टिक कौन कौन से टेस्ट कराने किस स्टेज पे कि उसके डिजीज प्रोसेस को जाना जा सके और साइटोकाइन स्टॉर्म से पहले ही उसे सही दवाएं दे दी जाएं ताकि वो खराबी की तरफ ना जा सके। आप इतनी 100% ये बात करें, आज आपकी इस बात की वजह से जो अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो रही है, वो भी सवाल पूछेंगे अपने उन डॉक्टरों के साथ और आई थिंक कि अब वो सही राह पे निकलेंगे। आई थिंक ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि गैरिसन हॉस्पिटल आर्मी ने बनाया है शारा फैसल पे जो है रीजेंट होटल के ऑपोजिट, और 24 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम इसी चीज के ऊपर हो रहा है। जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं कि लोगों को ये अवेयर किया जा सके, और ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत हैं और आबादी भी बहुत है, तो आई थिंक कि आप जैसे प्रोग्राम इसकी अवेयरनेस करेंगे, जब लोग रियलाइज करेंगे तो वो ढूंढ ही लेंगे कि कुआं कहाँ पे है जहाँ से पानी मिलेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और चेयरमैन डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।